नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, मैं संजय सर आपका टीचिंग विद एग्ज़ाम अड्डा के यूट्यूब क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने पुराने 3 टॉपिकों को कवर कर लिया है और हमारा आज का चौथा टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, स्टडी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साथियों, हम इन विधियों को सही से अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां, देखिए इनमें कुछ विधियां आती हैं निरीक्षण विधियां। इनमें निरीक्षण विधियों में हमारी अंतः दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, प्रयोगात्मक विधियां और व्यूहात्मक विधियां। इनमें हमारी जीवन इतिहास विधि यानी केस स्टडी मेथड, विकासात्मक विधि डेवलपमेंटल मेथड, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि को देखेंगे। देखिए, अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है। इस जब हम खुद का अध्ययन करें, खुद के बारे में खुद ही अध्ययन करें, इसको हम अंतःदर्शन विधि कहते हैं। इसके प्रतिपादक विलियम वुंट टिचनर ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। यह मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है, ट्रेडिशनल मेथड, यानी यह मेथड लगातार पुराने समय से चला आ रहा है। इसके अनुसार चेतना की अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्व संवेदना यानी सेंसेशंस, भाव फीलिंग्स और प्रतिमा। संवेदना यानी कि हमारी संवेदनाएं कैसी हैं, हमारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और हमारे मन में कैसी इमेजेज बनती हैं। अंतर्दर्शन का तात्पर्य अपने अंदर देखना अथवा आत्मनिरीक्षण करना है। इसका तात्पर्य हम अपने अंदर यानी अपने स्व के बारे में खुद अध्ययन करते हैं और अपना खुद निरीक्षण करते हैं। इसमें सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर यानी अध्ययनकर्ता और अध्ययन करने का विषय व्यक्ति स्वयं होता है। इस विधि को अंतः अवलोकन यानी इनर ऑब्जर्वेशन अथवा आत्मनिरीक्षण सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जब हम लोग अपने अंदर इन्फेक्शन करते हैं तो हमको अपने बारे में एकदम प्रत्यक्ष जानकारी होती है कि हमारी संवेदनाएं कैसे हैं, हमारे अंदर भाव कैसे बनते हैं और हम अपने अंदर किसी चीज़ को लेकर प्रतिमा कैसे स्थापित करते हैं। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है और आत्मनिरीक्षण तथा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति 2 भागों में बट जाता है। देखिए, जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में अध्ययन करता है तो वो अपने अंदर के कुछ विचारों को छिपा लेता है और कुछ विचारों को ज़्यादा हाईलाइट करता है। उसके अंदर जो भी निगेटिव थिंकिंग होती है उसको व्यक्ति छिपा लेता है और केवल अपने पॉजिटिव
बातों को ही सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरी विधि है हमारी बहिर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके जनक हमारे जॉन वी वाटसन जी हैं। ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन विधि में कोई दूसरा व्यक्ति या इन्वेस्टिगेटर हमारे बारे में अध्ययन करता है, वो हमारे व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करता है और हमारे रहन सहन के तौर तरीकों के बारे में अध्ययन करता है। आधुनिक समय में यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक प्रमुख विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। यह विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि है। बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है। यानी व्यक्ति व्यवहार कैसा करता है, व्यक्ति के आचरण किस टाइप के है, सदाचारी है या नहीं, वो अपनी किसी चीज़ को लेकर, किसी समस्या को लेकर उसके बारे में प्रतिक्रियाएं कैसी करता है, इस बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें परीक्षक यानी इन्वेस्टिगेटर, परीक्षक अपने विषय यानी सब्जेक्ट का अध्ययन करने में अपने पूर्व अनुभवों यानी उसके जो प्री एक्सपीरियंस होते हैं उनका लाभ उठाता है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे हमारे कार्ल सॉनिक, उन्होंने इसको दो प्रकार से बांटा। एक औपचारिक निरीक्षण यानी फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, औपचारिक निरीक्षण में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। यानी कि व्यक्ति को जब पहले से ही पता हो जाए कि हमारा आज निरीक्षण होना है, तो व्यक्ति हमेशा अपनी पॉजिटिव चीज़ों को ही फोकस में लाएगा और नेगेटिव चीज़ों को हमेशा दबा कर रखेगा। और एक हमारा होता है अनौपचारिक निरीक्षण यानी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। यानी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का निरीक्षण अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। जब व्यक्ति को बिना बताए हम उसका निरीक्षण करें, तो तब हमें उस व्यक्ति से सही से मालूम चलेगा कि यह कैसा व्यवहार करता है, किसी के प्रति कैसी संवेदनाएं रखता है और किसी के बारे में क्या सोचता है। जैसे कक्षा के बाहर छात्रों का अवलोकन, देखिए कक्षा के अंदर जब छात्रों का अवलोकन होगा वो हमारा औपचारिक निरीक्षण होगा, क्योंकि इसमें छात्रों को पता होता है कि हमारे जो शिक्षक जी हैं वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, हमारा व्यवहार कैसा है। लेकिन जो कक्षा के बाहर होता है उसमें बालक एकदम स्वतंत्र होता है, वह अपनी लाइफ को खुलकर जीता है। इसको हम बोलेंगे अनौपचारिक निरीक्षण। इसकी विशेषताएं क्या हैं? बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों आदि के व्यवहार का अवलोकन करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें हम सभी के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। छात्र, अध्यापक, छात्रों के अध्यापक, माफ करिएगा थोड़ा टाइपिंग गलत है, अध्यापक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करा सकता है। एकदम सही बात है। जब हम कक्षा में होते हैं तो हम एकदम से अपने अध्यापक के ऊपर निर्भर होते हैं और अध्यापक हमें जिस प्रकार से गाइडलाइन देता है, अगर वो हमें गाइड करता है कि हमको यह व्यवहार करना है, तो इससे
हमें अच्छे मार्क मिलेंगे तो हम एकदम वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर अध्यापक हमें एकदम से ढीला छोड़ देता है तो बच्चे क्लास में क्या करते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, अपने सभी अनौपचारिक आचरण को प्रदर्शित करते हैं। दोस्त, इसमें इन्वेस्टिगेटर के ऑब्जर्वेशन पर ही परिणाम आधारित होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा परीक्षक होता है वो जैसा भी परिणाम बता देगा, अगर वो बता रहा है किसी के बारे में निगेटिव चीजें या पॉजिटिव चीजें, ये सब उसके ऊपर ही निर्भर करेंगी, क्योंकि वह हमारा निरीक्षण करके इसके परिणाम देता है। देखिए अब हमारी है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके प्रतिपादक हमारे विलियम वुंट जी हैं। प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रण करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। देखिए जब हम किसी चीज को प्रयोग के द्वारा करेंगे तो सबसे पहले हम अपने प्रयोग करने के लिए वातावरण को सुनिश्चित करेंगे कि इस वातावरण में हमारा यह प्रयोग एकदम सटीक होगा। वे तथ्य या सामग्री जो परीक्षण में बाधा डालती हैं उन्हें प्रयोगशाला के बाहर ही रोक दिया जाता है। यानी जो भी हमारे प्रयोगात्मक विधि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको हम लोग बाहर ही कर देते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन ही नहीं करते हैं। आधुनिक काल में कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कार्य कारण संबंध, यानी अगर कोई कारण है, अगर कोई समस्या है तो हम उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इन संबंधों को स्थापित करने के लिए इस विधि का क्या प्रयोग किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है, यह साइंटिफिक विधि है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में साइंटिफिक लॉजिक का ही प्रयोग होता है। देखिए इसके स्टेप्स क्या होते हैं। अगर हमारे लिए हमारी समस्या है सीटेट की परीक्षा, समझिएगा आप गहराई से। अब हमें इसको क्रैक करना है। जब ये समस्या है तो आपने YouTube में सर्च किया कि बेस्ट क्लास ऑफ साइकोलॉजी। जब हमको अपनी समस्या की पहचान हो गई कि हमें हमारी परीक्षा जो है सीटेट की, ये हमारी समस्या है, तो हमने अपनी समस्या की पहचान कर ली। अब हम इसके बारे में हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाएंगे कि हम इस परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि YouTube में संजय सर के पास आइए और इनसे चाइल्ड साइकोलॉजी के पूरे 90 नंबर कवर कीजिए। तो आपने परिकल्पना बना ली कि हमको संजय सर से ही पढ़ना है। अब प्रयोगों को डिजाइन करेंगे। अब आप लोग डिजाइन करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। तो आप लोग आएंगे और देखेंगे कि मेरी क्लासें एकदम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। जब आप लोग पढ़ लेंगे तो एक बार आप लोग जो परिकल्पना बनाए थे कि संजय सर की क्लासों से पढ़ना है, अब उसको आप टेस्ट करेंगे कि हाँ जो ये पढ़ा रहे हैं ये परीक्षा में आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो सही है, वही हम लोग अध्ययन करेंगे। अब रिजल्ट का एनालिसिस करना। अब जब हमने चेक कर लिया तो देखेंगे कि हमारा टेस्ट जो हमने किया कितना सफल हुआ, कितने अच्छे मार्क मेरे पढ़ाए हुए इस टॉपिक से आप लोग गेन करेंगे। तो जब यह हो जाएगा तो हम लोग अपना रिजल्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और जो नंबर आएंगे वह रिजल्ट का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इस विधि में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को
नियंत्रण करके करते हैं तो जो भी इससे रिजल्ट आएगा वह हमेशा विश्वास पात्र ही होगा। दोष, इसके दोष क्या है? इस विधि में से प्राप्त निष्कर्ष में कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियल का गुण पाया जाता है। ये तो भाई सही है कि जो भी चीज़ हमारी प्रयोगों के द्वारा बनेगी वह हमारी आर्टिफिशियल ही होगी। आइए अब आगे देखते हैं हम क्या व्यक्ति इतिहास विधि केस हिस्ट्री मेथड। इसके प्रतिपादक थे फ्रेडरिच लीप्ले। इन्होंने बताया कि देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। केस स्टडी में जब हम किसी के बारे में अध्ययन करें, वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है, वो कोई एक समूह भी हो सकता है, वो कोई एक वंश भी हो सकता है, जब हम उसके बारे में अध्ययन करें तो हम इसको कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। बालकों की समस्या का स्वरूप वह कारण का पता लगाने के लिए केस हिस्ट्री तैयार की जाती है। इसमें व्यक्ति के जन्म, बीमारी, शारीरिक, मानसिक व संवैगिक स्थिति, वंशानुक्रम आदि से संबंधित एकलित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या होगी? इस विधि का प्रयोग करना आसान होता है। आसान कैसे हुआ? जैसे मान लो कि मुझे समस्या मिली मेरे पीएचडी में कि आपको इस बालक के ऊपर रिसर्च करना है, तो मैं अपने पूरे 5 साल में उस बालक के ऊपर रिसर्च करूंगा। तो मेरे लिए तो केवल वही समस्या हुआ ना, उसके मैं जन्म, बीमारी, शारीरिक, मानसिक और संवैगिक स्थिति का अध्ययन करूंगा। उपचारात्मक शिक्षण, देखिए इसका प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत परामर्श व निर्देशन एवं मानसिक विकारों की चिकित्सा की दृष्टि से यह सर्वाधिक उत्तम है। यानी कि इस किसी भी बालक को उपचारात्मक शिक्षण अगर देना है तो उसका हम पहले अध्ययन करेंगे, किसका? बालक का सही से ना, फिर उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे कि भाई इसको अगर क्लास में समस्या आ रही है या फिर इसको अगर बीमारी है तो वो बीमारी का हम पहले निदान कर लेंगे कि है क्या, फिर उसका हम उपचार करेंगे। इसीलिए यह विधि सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। दोष, लोग बनावटी व गलत सूचना देते हैं। कौन? जैसे मान लो आपको पता हो गया कि मुझे आपका अध्ययन करना है, तो आप अपने बहुत से बनावटी व्यवहार दिखाएंगे मुझे कि सर ये व्यवहार देखें और मुझे सही साबित करें ना। इस विधि में अधिक समय व श्रम लगता है। जैसे मैंने बताया कि 5 साल में मुझे किसी के ऊपर क्या करना है? रिसर्च करना है। तो ये तो भाई समय भी बहुत लग गया है ना, 5 साल भी लग रहे हैं और श्रम तो लगेगा ही ना, वो भी बहुत अधिक लगेगा। अब हमारा है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक विधि। विकासात्मक विधि में विकास की विभिन्न अवस्थाओं ना, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक आदि पक्षों के विकास का अध्ययन किया जाता है ना। यानी कोई व्यक्ति कैसे कैसे विकास कर रहा है, उसका मानसिक विकास कितना हुआ, उसका सामाजिक विकास कितना हुआ, उसका शारीरिक विकास कितना हुआ, उसका शरीर कुछ बढ़ा या वो व्यक्ति 50 साल का हो गया और उसके शरीर का आकार अभी छोटा ही है ना, उसके संवेगात्मक, उसके इमोशंस कितना डेवलप हुए, इन सब का अध्ययन किया जाता है। देखिए विकासात्मक विधि हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कालानुक्रमिक यानी कि
लॉन्गिट्यूडिनल होती है ये हमारी, ये क्या होती है, एक ही व्यक्ति या समूह का अलग अलग समय में, समझिएगा, अलग अलग समय अंतराल में, यानी जैसे मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति या समूह है, उसका हम अलग अलग समय अंतराल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। या फिर हमारी अनुप्रस्थ काट क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल क्या होती है, जब अलग अलग व्यक्तियों या समूहों का एक ही समय में, यानी हमारा क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है, एकदम लाइन से चल रहा है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति या समूह का अलग अलग समय में 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष ना ऐसे अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका हमारा एक ही समय में, यानी अगर हमारा 1 साल में कितने अलग अलग व्यक्तियों या समूहों का अध्ययन करना है, तो उनमें क्रॉस तो हुई होगा ना। विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है भाई, विभिन्न अवस्थाओं में विकास को जानने के लिए विकासात्मक विधि सर्वोत्तम विधि है। विभिन्न अवस्थाओं में बताया आपको ना कि शैशवावस्था, किशोरावस्था ना, इन सब में के लिए यह सबसे क्या है, सबसे सर्वाधिक उत्तम विधि है। इसके दोष क्या होते हैं भाई, दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि धन व श्रम की दृष्टि से अत्यंत समय साध्य होने के कारण अव्यवहारिक सिद्ध हुई। भाई इसमें देखिए समय तो लगता है, लगेगा, अगर आपको 1 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति या समूह दे दिए जाएंगे जब आपको समय लगेगा, या फिर आपको एक ही व्यक्ति या समूह के ऊपर अलग अलग समय में अध्ययन करना है, जब तो भी समय लगेगा। ये हमारी विधि क्या है, समय साध्य होने के कारण क्या अव्यवहारिक सिद्ध हुई। अब हमारा आता है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। देखिए इसमें क्या होता है कि इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं की तुलना किया जाता है ना, समानताओं और असमानताओं का तुलना किया जाता है, जैसे पशुओं तथा मानव के व्यवहारों की तुलना, यानी पशु कैसे व्यवहार करते हैं, मानव कैसा व्यवहार करता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन पशु सामाजिक प्राणी है नहीं, वो अपने व्यवहार एकदम स्वतंत्र रूप से करता है, लेकिन मानव समाज को देखकर करता है, यानी कि अगर वह अकेला होगा मानव तो उसका व्यवहार कुछ अलग, और अगर सबके सामने होगा तो उसका व्यवहार कुछ अलग होगा ना। 2 प्रजातियों की तुलना, ठीक है, विभिन्न वातावरण में पाए गए बालकों की तुलना, पाए जाने वाले बालकों की तुलना। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे यहाँ का वातावरण है और जो अमेरिका का वातावरण है ये वातावरण सेम है ना भाई, इन दोनों वातावरण में जो बालक पाए जाएंगे इनमें बहुत अंतर होता है, अंतर तो होना ही है ना। लड़के तथा लड़कियों के व्यवहारों की तुलना आदि। लड़के, देखिए लड़के कैसा व्यवहार करते हैं ना, लड़के देखिए जितना छोट लड़कों के व्यवहार के लिए होता है उतना लड़कियों को नहीं होता है। लड़कियों को अपना देखना पड़ता है कि समाज कैसा है, समाज कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह एक बहुत ही छोटी नैरो माइंडेड सोच का हो, अगर है तो उस समाज में लड़कियों को खुलकर जीने का अधिकार नहीं मिल पाता। लेकिन लड़के तो जीते हैं, अगर उनको जो करना है वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें समाज का डर कम रहता है, उनको अपने परिवार का डर कम रहता है। लेकिन लड़कियों को इन सब के बारे में बहुत सोचना पड़ता है। जब उनके व्यवहारों की तुलना करेंगे ना उसमें बहुत जमीन आसमान का हमें अंतर मिलता है। आइए पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहारों को मानव व्यवहार की तुलना, व्यवहारों और मानव व्यवहार की तुलना को समझने का प्रयास करने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है ना। सबके व्यवहारों यानी पशुओं और मानव व्यवहारों की तुलना को जब समझते हैं या तुलना करते हैं, इसीलिए इसको तुलनात्मक विधि कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है भाई,
देखिए, अनेक हानिकारक प्रयोगों को मनुष्यों के ऊपर नहीं किया जा सकता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ प्रयोग बिल्ली के ऊपर हुए, कुछ चिंपैंजी के ऊपर हुए ना, और इन सब प्रयोगों को करके मानवों के ऊपर उनका सामान्यीकरण किया गया। यानी कि ये सब प्रयोग मानवों के ऊपर नहीं किए जा सकते हैं, सब पशु पक्षियों के ऊपर करके ही मानवों के ऊपर लागू किया जाता है। ऐसे प्रयोगों को पशुओं के ऊपर करके सिद्धांत प्रतिपादित करने की एकमात्र विधि है। दोष, इसके दोष क्या है भाई? मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्यों के ऊपर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। भाई सभी चीजें जो पशुओं के ऊपर प्रयोग किए गए हैं उनको ज्यों का त्यों मनुष्य के ऊपर नहीं प्रयोग किया जा सकता है, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव करके ही मानवों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। आइए हम अपनी अगली विधि देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिकल मेथड। देखिए, मैंने बताया था आपको कि इसके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड जी हैं ना। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये क्या हो गया भाई? रुकिएगा एक मिनट, ये कहाँ से आ रहा है भाई? चलिए, कौन है? सिगमंड फ्रायड जी हैं। इनका दोस्तों सिद्धांत है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, इसको हम विस्तार से देखेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखिए, फ्रायड के अनुसार क्या हुआ, व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। भाई करेगा ही, अचेतन मन पर हमारा 90% भाग होता है अचेतन मन ही होता है, और यही हमारे शेष 10% चेतन मन पर ही कंट्रोल करता है। देखिए, अभी आप किसी के साथ बुरा कर दें, ठीक है, और आप 4 साल बाद उससे मिलें, तो उसका यह विचार कि आपने उसके साथ बुरा किया था अचेतन मन में दबा है। अब आप जाकर उससे हैंडशेक करिए, नहीं करेगा, वो हिचकिचाएगा, क्योंकि उसका अचेतन मन उसको रोकेगा कि भाई इसने आपके साथ क्या 4 साल पहले बुरा किया था और अब आपको इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रखना है ना। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसका उपचार किया जा सकता है। चलिए, इसकी विशेषता क्या हुई? व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की यह सबसे सर्वोत्तम विधि है। हाँ, और इस विधि के द्वारा मन में छिपी भावनाओं को बाहर निकलवाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, जो भी भावनाएं हमारी अचेतन मन में दबी हुई हैं और इनके बीच इनको चेतन मन में लाने के लिए इनका सहयोग करता है अर्ध चेतन मन, यही इनके विचारों का छनन करता है, फिर हमें जैसे विचार चाहिए होते हैं उनको भेजता है। इसके बारे में हम आगे गहन अध्ययन करेंगे। अभी तो फिलहाल हम इसके दोष देखते हैं। इस विधि के प्रयोग के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तथा इसका प्रयोग सीमित होता है ना। इस विधि में अधिक समय लगता है। ये हमारे लिए खास समझने का विषय नहीं है। आइए आगे देखते हैं। साथियों, अगर आपको हमारे इस चैनल पर यह नवीन पहल अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया हमारे वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है और हम इसी तरह की नई सीरीज लाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, नैदानिक विधि क्या होती है? डायग्नोस्टिक मेथड। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि अगर हमारी कोई समस्या है या बालक की कोई समस्या है तो हम उसको पहले समझते हैं कि ये समस्या क्या है। उस समस्या का पहले हम निदान करते हैं। अगर कोई बालक
किसी कक्षा में सही से नहीं बैठता है, शोर शराबा करता है, अध्ययन में मन नहीं लगाता है, तो हम उसकी पहले समस्या समझेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इसको कुछ समस्या हो। जब उसकी समस्या हमें पकड़ में आ जाएगी तब हम उसका निदान तब हम उसका उपचार करेंगे। पहले उसकी समस्या का निदान करते हैं, फिर उपचार कर देंगे ना। देखिए, नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इन व्यक्ति का व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कब जाते हैं? जब हमारे पास कोई बीमारी या समस्या होती है ना। तो डॉक्टर पहले जब हमसे पूछता है ना कि जैसे मान लो हमें बुखार आ रहा है, पूछे कब से बुखार आ रहा है, कैसा बुखार आ रहा है, क्या सर्दी लग रही है, क्या जुकाम है, क्या बुखार है, क्या खांसी आ रही है। जब वो सारी चीज़ों का हमसे निदान पा लेगा, वो निदान समझ लेगा, इसके बाद में वो हमें दवाइयाँ लिखेगा ना, उपचार कर देगा कि आप ये दवाइयाँ खाइए, आप पैरासीटामोल खा लीजिए, आप क्रोसिन खा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। जब वो उपचार करता है, पहले निदान करेगा फिर उपचार करेगा। आप लोग समझिएगा, अगर कभी भी आ जाए निदान और उपचार में पहले क्या होता है, तो पहले निदान होगा, इसके बाद में उपचार होगा। यह विधि व्यक्तिगत विधि है। व्यक्तिगत से आशय किसी एक समूह या एक व्यक्ति या एक वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। इस विधि में भाई पूरी क्लास का हम एक साथ तो निदान नहीं कर सकते ना, केवल एक एक बालक को पकड़कर उसका निदान करते हैं। इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। निदानात्मक विधि के द्वारा व्यक्ति की जटिल तथा अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ज्ञात करके उन्हें दूर करने के उपचारात्मक उपाय बताए जाते हैं। बताया ना आपको कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं? जब कोई समस्या होती है ना। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं? बालकों की शैक्षिक तथा समायोजन संबंधित समस्याओं का समाधान करने में नैदानिक विधि अत्यंत उपयोगी होती है। इस विधि का प्रयोग कुशल, प्रवीण तथा प्रशिक्षित मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। सर्वेक्षण विधि। सर्वे मेथड क्या होता है भाई? सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि है। ठीक है। इस विधि में प्रायः व्यक्तियों के छोटे छोटे प्रतिदर्शों से प्रदत्त को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। देखिए, क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी समाज के बारे में अध्ययन करना है ना, तो हम उस समाज से 3-4 व्यक्ति ले लिए ना, अब उनका अध्ययन किए और हम मान लिए कि वो हमारे समाज में 1000 व्यक्ति हैं। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम इस समाज से लगभग 80% सेम जानकारी इनसे प्राप्त कर लेंगे और फिर यही जानकारी के हिसाब से हम एक रिजल्ट निकाल लेंगे कि इस समाज के लोगों की सोच ऐसी है, व्यवहार ऐसा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कि छोटे प्रतिदर्श से जानकारी इकट्ठा करके बड़े प्रतिदर्श के बारे में रिजल्ट निकाल लेना ना, सामान्यीकरण कर देना। इस विधि के द्वारा शिक्षा मनोवैज्ञानिक छात्र की योग्यता, अभिरुचि, अभिक्षमता आदि का परीक्षण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रश्नावली होता है, चेक लिस्ट होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है। देखिए, प्रश्नावली में अगर देखिए जो हमारी एनईपी आई, जब उसका सामान्यीकरण किया गया तो उसमें जब उसमें लोगों के सुझाव मांगे गए तो लोगों के पास प्रश्नों की श्रृंखला बनाकर भेजी गई। क्या इसमें ये चीज़ सही है,
जैसे हम मान लेंगे क्या यह है लागू करने योग्य है, उत्तर दे दिया हाँ या नहीं। क्या इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनाकर भेज दिए गए और जब सामने वाला उसमें हाँ या नहीं में उत्तर देकर भेजे तो ये हमारी प्रश्नावली विधि हो गई ना, मैथड हो गया सॉरी ये हमारा प्रश्नावली हो गई। चेकलिस्ट, जब हम सामने वाले से क्वेश्चन दागें और जो वह उत्तर दे उसको हम अपने हाथ से भरें, ये हमारा हो गया चेकलिस्ट। और रेटिंग स्केल, जब हम किसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें और उसके बारे में रेटिंग करें कि क्या यह शिक्षक बनने योग्य है, क्या यह सही पढ़ाता है, इसको हम रेटिंग करें 1 से 5 तक या 10 तक नंबरों में कि हाँ यह सही पढ़ाता है तो उसको 8 नंबर दे दिया, शिक्षक बनने के योग्य है 7 नंबर दे दिया। तो ये सब हमारा होता है रेटिंग स्केल के किसी को रेटिंग देना ना। आइए आगे देखिए, यह हमारी प्रश्नावली मेथड जो हमारा था ये ऊपर मेंशन नहीं था, जो हमने पहले पढ़ा पेज उसमें मेंशन नहीं था, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके प्रतिपादक हमारे वुडवर्थ महोदय जी हैं। इस विधि में समस्याओं से संबंधित प्रश्नों की एक लंबी सूची बनाई जाती है जिसका उत्तर हाँ या नहीं अथवा सत्य या असत्य में देना होता है ना। प्रश्नावली भी हमारी 2 प्रकार की होती है, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली क्या होती है कि ये ऐसी प्रश्नावली है जब हम किसी के विचारों को खुले भाव से प्रस्तुत करने का मौका दें, तो यह खुली प्रश्नावली। और बंद प्रश्नावली कि जब हम केवल सही या गलत में उत्तर मांग लें, हाँ या नहीं में उत्तर मांग लें, उसको उसके विचारों को प्रस्तुत करने का मौका ना दें, तो यह हमारी बंद प्रश्नावली होती है। साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।